हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के हिंदी से चैप्टर 10th, जिसका शीर्षक है बड़े भाई साहब। इस पाठ का लेखक है प्रेमचंद। बड़े भाई साहब कहानी जो है वो प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। प्रेमचंद हमेशा शिक्षाप्रद कहानियां लिखा करते हैं। उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से किसी न किसी समस्या पर प्रहार किया है, उसका अंत किया है। बड़े भाई साहब समाज में समाप्त हो रहे कर्तव्यों के एहसास को दोबारा जीवित करने का प्रयास मात्र है। इस कहानी में बड़े भाई साहब अपने कर्तव्यों को संभालते हुए अपने भाई के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को पूरा कर रहे हैं। उनकी उम्र इतनी नहीं है जितनी उनकी जिम्मेवारियां हैं, लेकिन उनकी जिम्मेवारियां उनके उम्र के आगे छोटी नजर आती है। लेखक कहते हैं कि उसके बड़े भाई साहब उससे 5 साल बड़े हैं, यानी लेखक छोटा है और उनके भाई साहब उससे 5 साल बड़े हैं, परंतु 3 ही कक्षा आगे पढ़ते हैं। पढ़ाई करना उन्हें भी उसी उम्र में शुरू किया था जिस उम्र में लेखक ने किया था, परंतु शिक्षा जैसे कार्य में बड़े भाई साहब का कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे। वे अपनी शिक्षा की नींव मजबूती से डालना चाहते थे ताकि वो आगे चल के अच्छा मुकाम हासिल कर सके। वे हर कक्षा में, हर क्लास में 1 साल की जगह 2 साल लगाते और कभी कभी तो 3 साल लगा देते। उनका मानना था कि अगर हम घर की नींव ही सही नहीं डालेंगे तो मजबूत मकान कैसे बनेगा। अर्थात अगर हम शिक्षा के पहलुओं को अच्छे से नहीं समझेंगे तो अपना भविष्य सुंदर कैसे बनाएंगे। लेखक बता रहे हैं कि भाई साहब बड़े थे और वह छोटा था। उसकी उम्र 9 साल की थी और भाई साहब 14 साल के थे। बड़े होने के कारण उनके पास उसे डांटने और फटकारने और उसकी देखभाल करने का अधिकार जन्म से ही प्राप्त था। लेखक की समझदारी इसी में थी कि वह अब उनके हर आदेश को कानून समझे और हर आज्ञा का पालन करे। लेखक बता रहे हैं कि उनके जो बड़े भाई साहब पढ़ाई को महत्व ज्यादा देते थे। वे हर वक्त किताब खोलकर बैठे रहते थे। शायद जब वो पढ़कर थक जाते तब किताबों और कॉपियों के किनारे पर कुत्तों और बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी तो एक ही नाम को, शब्दों और वाक्यों को 10-10, 20-20 बार लिख देते थे। कभी एक ही शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में लिखते रहते थे। कभी तो ऐसे शब्दों की रचना करते थे जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता था और न ही उन शब्दों का आपस में कोई तालमेल होता था। लेखक उदाहरण देते हुए कहता है कि एक बार उसने बड़े भाई साहब की कॉपी में यह लेख देखा जिसकी शब्द रचना इस तरह थी: स्पेशल अमीना भाइयों बहनों, दरअसल भाई और बहाई, राधे श्याम श्रीयुक्त राधे श्याम। 1 घंटे तक और उसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। लेखक ने बहुत कोशिश की कि वह बड़े भाई साहब के द्वारा लिखे गए शब्दों या पहेली को सुलझा सके या उनके कुछ अर्थ निकाल सके, लेकिन वह हर तरह से असफल रहे। भाई साहब से पूछने की हिम्मत नहीं थी। अब भाई साहब 9वीं कक्षा में थे, वह 5वीं कक्षा में। उनके शब्दों का अर्थ जानना, उनके द्वारा की गई रचनाओं को समझना उसके लिए आसान बात नहीं थी। लेखक कहते हैं कि पढ़ाई में उनका मन बिल्कुल नहीं लगता। अगर 1 घंटे भी किताब लेकर पढ़ना बैठना पड़े तो उनके लिए किसी पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल काम था। जैसे ही उनको जरा सा भी मौका मिलता वो खेल के मैदान में पहुंच जाते। कभी वहां छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े उछालते तो कभी कागज की तितलियां बनाकर उड़ाते। और अगर कोई मित्र साथी मिल जाए तो खेलने के लिए तो बात ही कुछ और है। साथी के साथ मिलकर कभी 4 दीवारी पर चढ़कर कूदते तो कभी फाटक पर चढ़कर उसे आगे पीछे करके मोटर कार का आनंद लेते। लेकिन जैसे ही खेल को खत्म करके कमरे पर आते तो भाई साहब का वो गुस्सा वाला रूप देखना पड़ता, जिससे उनको डर लगता था। लेखक कहते हैं कि जब भी वह खेल कर आते तो भाई साहब हमेशा एक ही सवाल एक ही अंदाज में पूछते, कहाँ थे? और इसके जवाब में हमेशा मैं चुप रह जाता। पता नहीं क्यों कभी भाई साहब को ये जवाब नहीं दे पा रहा था। वह जरा बाहर खेल रहा था। उसके चुप रहने से ही भाई साहब समझ जाते थे कि वह अपनी गलती मानता है और भाई साहब लेखक से प्यार करते थे, इसलिए थोड़ा गुस्सा और प्यार से मिले जुले शब्दों में उसका स्वागत करते थे। लेखक कहते हैं कि बड़े भाई साहब हमेशा कहते थे कि अगर वह इसी तरह अंग्रेजी पढ़ेगा तो पूरी जिंदगी में उसे एक भी अक्षर नहीं आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई आसान काम नहीं है, चाहे जो भी पढ़ सकता हो। अगर ऐसा होता तो बेकार आदमी आज अंग्रेजी का विद्वान होता।
अंग्रेजी सीखने के लिए रात दिन किताबें पढ़नी पड़ती है और रात दिन मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर अंग्रेजी कहीं आती है। आती क्या है? हाँ कहने को आ जाता है कि हमें अंग्रेजी आती है। बड़े बड़े विद्वान भी सही अंग्रेजी नहीं लिख पाते, बोलना तो दूर की बात है। और बड़े भाई साहब छोटे भाई को डांटते हुए कहते हैं कि लेखक इतना सुस्त है, यानी छोटा भाई इतना सुस्त है कि बड़े भाई को देखकर भी कुछ नहीं सीखता। बड़ा भाई कितनी मेहनत करता है ये तो लेखक अपनी आंखों से देखता है, लेकिन अगर ये नहीं देखता है तो ये लेखक की आंखों और बुद्धि की गलती है। बड़े भाई साहब छोटे भाई को कहते हैं कि इतने सारे मेले तमाशे होते हैं, क्या उसमें कभी भाई को जाते हुए देखा? हर रोज कितने क्रिकेट हॉकी मैच होते हैं, बड़े भाई साहब कभी उनके आसपास भी नहीं भटकते, हमेशा पढ़ते रहते थे। इतना नहीं, सब कुछ करने के बाद भी बड़े भाई साहब को एक ही कक्षा में 2-3 साल लग जाते, फिर भी लेखक ऐसा कैसे सोच सकता है कि वह इस तरह खेल कूद करके वक्त गंवा करके वक्त खराब करके पास हो जाएगा। बड़े भाई साहब को तो एक कक्षा में 2 या 3 साल ही लगते हैं। अगर लेखक इसी तरह समय बर्बाद करता है तो अपनी पूरी जिंदगी में एक ही कक्षा में लगा देगा। अगर लेखक अपनी उम्र इसी तरह गंवाना चाहता है तो उसे घर चले जाना चाहिए, वहां मजे से गुल्ली डंडा खेलना चाहिए। कम से कम दादा की मेहनत की कमाई तो खराब नहीं होगी। यहाँ पे लेखक बड़े भाई की डांट को अपने ऊपर होने वाले असर का वर्णन कर रहे हैं। भाई साहब की डांट फटकार सुनकर लेखक की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। लेखक के पास उनकी बातों का कोई जवाब नहीं होता। गलती तो लेखक की ही थी, परंतु डांट फटकार सुनना किसे पसंद होता है। भाई साहब उपदेश बहुत अच्छा देते थे, ऐसी ऐसी बातें करते थे कि सीधे दिल को लगती थी। बातें करते ही लेखक के दिल टुकड़े टुकड़े हो जाते थे और लेखक की बातें सुनने की हिम्मत टूट जाती थी। भाई साहब की तरह कड़ी मेहनत वह नहीं कर सकता था और दुखी होकर कुछ देर के लिए वह सोचने लगता कि क्यों ना वह घर चला जाए। जो काम उसके बस से बाहर है वह काम अब करके अपनी जिंदगी और समय क्यों बर्बाद करे। लेखक यानी छोटा भाई कहता है कि उसे अपने आप को मूर्ख कहलाना स्वीकार था, लेकिन भाई साहब की बराबर मेहनत करने की सोचने पर भी उन्हें चक्कर आ जाता था। लेकिन भाई साहब की डांट फटकार का असर 1-2 घंटे ही रहता और वह इरादा कर लेता कि आगे से खूब मन लगा के पढ़ाई करेगा। यही सोचकर जल्दी जल्दी समय सारणी बना देता। समय सारणी बनाने से पहले वह न तो कोई नक्शा तैयार करता और न ही कोई योजना बनाता कि किस तरह काम शुरू किया जाए। समय सारणी में खेल कूद के लिए कोई समय ही नहीं दिया जाता था। यहाँ पे लेखक की समय सारणी का वर्णन किया गया है। सुबह 6 बजे उठना है, फिर हाथ मुंह धोकर नाश्ता करके सीधे पढ़ने बैठ जाना है। 6 से 8 बजे तक अंग्रेजी का पढ़ाई करना है, 8 से 9 बजे तक गणित, 9 से 9:30 बजे का समय इतिहास के लिए और फिर भोजन के बाद स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस आना है, आधे घंटे आराम के लिए रखा गया। 4 से 5 बजे तक का जो समय होगा वो भूगोल के लिए दिया जाएगा। 5 से 6 बजे का समय ग्रामर के लिए और उसके बाद आधा घंटा केवल हॉस्टल के बाहर घूमने के लिए रखा गया। 6:30 बजे से 7 बजे तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद और 9 से 10 तक हिंदी। 10 से 11 बजे का समय अलग अलग विषयों के लिए रखा गया था और अंत में आराम। यहाँ पे टाइम टेबल का पालन क्यों नहीं कर पाया इसका वर्णन है लेखक के द्वारा। लेखक ने टाइम टेबल तो बना दिया, परंतु समय सारणी बनाना अलग बात होती है, उसका पालन करना अलग बात होती है। लेखक कहता है कि पहले दिन भी समय सारणी का पालन करने में उसे कठिनाई अनुभव महसूस होने लगती है। पहले दिन वो टाइम टेबल को नजरअंदाज करने लगते हैं। मैदान की वह सुख देने वाली हरियाली, धीरे धीरे चलने वाली हवा के वो हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी की वह खेल दाव पेंच, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती, ये सभी चीजें थी जो उन्हें न जाने किस कारण से ऐसे बाहर मैदान में खींच ले जाती थी, जैसे कोई जरूरी काम हो, और वहां जाकर वह सब कुछ भूल जाता। वो जो उसकी जान के लिए खतरा समय सारणी थी, वह दिन रात पुस्तकों में आंखें लगाकर बैठना, उसे किसी बात का ध्यान नहीं रहता और सब कुछ भूल जाता। इस पर भाई साहब ने उसे सलाह देने का अवसर मिल जाता और साथ ही उसका अपमान करना भी नहीं भूलते थे बड़े भाई साहब। लेखक भाई साहब की डांट को गलत समझ लेता
और सोचता कि सिर्फ उसे सलाह दे रहे हैं और उसका अपमान कर रहे हैं। टाइम टेबल का पालन न करने पर क्या हरकत करता है इसका वर्णन है। जब लेखक समय सारणी का अनुसरण न करके खेल का मैदान से वापस आता तो लेखक भाई साहब की परछाई से भी डरकर भाग जाता। कोशिश करता कि उसकी नजरें उन पर ना पड़े। कमरे में बिना आवाज किए इस तरह जाता कि भाई साहब को कोई खबर न लगे कि वह आया। जब भाई साहब उसे आते हुए देख लेते तो उसकी मानो जान चली जाती। उसे हमेशा लगता कि उसके सर पर कोई तलवार लटक रही है जो कभी भी उसके टुकड़े कर सकती है। फिर भी जिस तरह मौन और मुसीबत के बीच फंसा आदमी मोह माया को छोड़ने में नाकाम रहता है, उसी तरह वह भी भाई साहब की डांट और गुस्से से भरी बातों पर ध्यान देकर खेल कूद का अपमान नहीं कर सकता था, अर्थात खेल कूद नहीं छोड़ सकता था। वार्षिक परीक्षा हुई यानी एनुअल एग्जाम हुआ। भाई साहब फेल हो गए और लेखक पास हो गया और लेखक अपनी कक्षा में प्रथम आया। अब लेखक और भाई साहब के बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। लेखक के मन में आया कि वह भाई साहब को सीधे जाकर पूछ ले कि कहाँ गई आपकी घोर तपस्या, अर्थात क्या फायदा हुआ इतनी मेहनत करके। लेखक को देखिए, वह सारा लेखक छोटा भाई, वह सारा दिन मजे में अपना खेल का आनंद लेता रहा और अपनी कक्षा में प्रथम भी आया। लेकिन भाई साहब इतने उदास और दुखी थे कि लेखक को उनसे हमदर्दी हो रही थी। उनके दुख पर उनका मजाक बनाना उसे बहुत शर्मनाक लग रहा था। लेकिन इस बात से उसे अपने ऊपर घमंड हो गया था और अपने अंदर आत्मसम्मान भी बढ़ गया था। भाई साहब के फेल होने की वजह से लेखक के व्यवहार में क्या अंतर आया, यहाँ पे इसका वर्णन किया गया है। भाई साहब का लेखक पर अब कोई डर नहीं रहा। लेखक जब चाहता जितना चाहता खेलता कूदता। मन ही मन ठान रखे थे कि अगर उन्होंने फिर से उनकी बेइज्जती की या फिर से उन्हें कोई सलाह दी तो उनसे साफ कह देगा, आपने इतनी कड़ी मेहनत करके कौन सा तीर मार लिया, मुझे देखो मैं खेलता कूदता रहता हूँ और अपनी कक्षा में प्रथम आ गया। लेखक को अपने ऊपर इतना घमंड होने के बाद भी जुबान में इतनी हिम्मत नहीं हुई यह सब बातें भाई साहब से कह सके, परंतु लेखक के व्यवहार से यह साफ पता चलता था कि उस पर अब भाई साहब का वह पहले जैसा डर नहीं रहा था। भाई साहब इस बात को समझ गए थे कि छोटा भाई अब उनसे नहीं डरता, क्योंकि भाई साहब की सामान्य बुद्धि बहुत अधिक तेज थी। एक दिन जब लेखक सुबह का सारा समय गुल्ली डंडा खेलकर ठीक भोजन के समय कमरे में लौटा तो भाई साहब के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। वे उसे बुरी तरह डांटने लगे। वे भी देखेंगे कि इस साल तो लेखक पास हो गया और अपनी कक्षा में प्रथम भी आ गया, तो लेखक अपने आप को दिमाग वाला समझने लगा, यानी छोटा भाई अपने आप को दिमाग वाला समझने लगा। परंतु भाईजान घमंड ने बड़े बड़ों को झुका दिया, तो लेखक का अभी अस्तित्व ही क्या है, यानी छोटे भाई से कह रहे हैं कि आप तुम्हारा अस्तित्व क्या है। बड़े भाई साहब डांटते हुए कह रहे थे कि इतिहास में लेखक ने रावण के बारे में तो पढ़ा ही होगा, उसके व्यवहार से लेखक ने क्या सीखा, यानी छोटे भाई ने क्या सीखा, कुछ सीखा भी या नहीं, ऐसे ही पढ़ लिया सिर्फ परीक्षा में पास होने के लिए। कुछ नहीं होता तो बुद्धि का विकास सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बड़े भाई साहब लेखक से कहते हैं कि जो कुछ पढ़ता है उसे समझ के पढ़ा करे, ऐसे न पढ़ ले। रावण पूरी धरती का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती राजा कहते हैं, क्योंकि उनसे सभी डरते थे। आजकल अंग्रेजों का राज्य भी बहुत बड़ा हुआ है, परंतु उन्हें चक्रवर्ती नहीं कहा जा सकता, क्योंकि संसार के बहुत से राष्ट्र हैं, देश हैं, जिन्होंने अंग्रेजी गुलामी को स्वीकार नहीं किया और स्वतंत्र रह रहे हैं, आजादी से रह रहे हैं। यहाँ पे बड़े भाई साहब छोटे भाई को घमंड करने का नुकसान बता रहे हैं। रावण एक चक्रवर्ती राजा था, अर्थात पूरे संसार का राजा। संसार के दूसरे राजा उसके दास थे, गुलाम थे, उसको कर देते थे, टैक्स देते थे। बड़े बड़े देवी देवता गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। परंतु इतना सब कुछ होने के बाद भी उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। उसके घमंड के कारण उसके परिवार वालों का भी नाश हो गया और कोई अंत में उसे पानी तक पिलाने वाला नहीं बचा। इंसान चाहे कोई भी बुरा काम कर ले, परंतु उसे घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करने वाला व्यक्ति परिवार और दुनिया दोनों में से कहीं रहने लायक नहीं रहता। यहाँ भाई साहब घमंडियों के उदाहरण दे रहे हैं। लेखक ने शैतान के बारे में तो पढ़ा ही होगा, किस तरह उसे घमंड हो गया था,
कि ईश्वर का सबसे सच्चा भक्त कोई है तो वही है, और इस घमंड के कारण ऊपर स्वर्ग से सीधे नरक में फेंक दिया गया। शाहे रूम भी एक बार घमंड किया था, फिर पूरी जिंदगी भीख मांग मांग कर खाना पड़ा और अंत में उसी तरह मर गया। लेखक ने तो केवल अभी अभी कक्षा पास की है, यानी छोटे भाई को बता रहे हैं, और लेखक अभी से लापरवाह हो गया, यानी छोटा भाई अभी से लापरवाह हो गया। इस कारण लेखक का आगे पढ़ना मुश्किल लग रहा है। बड़े भाई साहब कहते हैं कि लेखक को यह पता है कि वह कोई अपनी मेहनत से पास हुआ नहीं है, उसे बिना प्रयास के सफलता मिली है। बिना प्रयास के सफलता एक बार मिल सकती है, बार बार नहीं। यह लेखक अच्छी तरह जानता है, यानी छोटा भाई को बता रहा है कि तुम अच्छी तरह जानते हो। कभी कभी गुल्ली डंडे में अनजाने से सही निशाना लग जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि वह सफल खिलाड़ी है। सफल खिलाड़ी उसी को कहते हैं जिसका निशाना एक भी खाली न जाए। यहाँ भाई साहब अपनी कक्षा के कठिन पढ़ाई का वर्णन कर रहे हैं। बड़े भाई साहब लेखक को कहते हैं, यानी छोटे भाई को बताते हैं कि वे यह मत सोचे कि वे फेल हो गए। बड़े भाई साहब लेखक को कहते हैं कि जब वह उनकी कक्षा में आएगा तब उससे पता चलेगा कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री करते हुए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और इंग्लिस्तान का इतिहास याद करना पड़ेगा, तब उससे पता चलेगा। बादशाहों के नाम याद रखने में ही कितनी परेशानी होती है। हेनरी है, जो हेनरी नाम के 8 हैं, 8 बादशाह हुए हैं। कौन सी घटना किस हेनरी के समय में हुई है? क्या लेखक इसको याद करना इतना आसान समझता है? यानी छोटे भाई को बताते हैं कि तुम इतना आसान समझते हो। अगर हेनरी 7वें की जगह गलती से हेनरी 8वां लिख दिया जाए तो सारे नंबर गायब, बिल्कुल साफ, समझ लो शून्य। लेखक को लगता, मतलब छोटे भाई को लगता है कि वो किस्मत से पास हो जाएगा। दर्जनों के हिसाब से जेम्स बिलियन और चार्ल्स हुए। दिमाग काम करना बंद कर देता है, आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है। ऐसा लगता है कि बेचारों को नाम रखने भी नहीं आते थे। एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चारुम पंचुम लगाकर काम चलाते थे। बड़े भाई साहब कहते हैं कि अगर उनसे नाम पूछते तो 10 लाख नाम वो बता देते। अब यहाँ पे भाई साहब शिक्षा प्रणाली पे, एजुकेशन सिस्टम पे व्यंग कर रहे हैं। ज्योमेट्री समझने के लिए तो ईश्वर की शरण लेनी पड़ती है। अबज की जगह अजब लिख दिया जाए तो समझो सारे नंबर कट जाएंगे। कोई भी ऐसा नहीं जो इन परीक्षकों, यानी जो कॉपी जांच करते हैं परीक्षा के परीक्षकों से पूछे कि अबज और अजब में आखिर क्या अंतर है। दाल भात रोटी खाएं या भात दाल रोटी, इसमें क्या फर्क है? मगर परीक्षकों को इससे क्या मतलब? ये सिर्फ वही समझते हैं, वही मानते हैं जो पुस्तकों में लिखा जाता है। वे तो बस यही चाहते हैं कि लड़के एक एक अक्षर रट ले, और इसी रटंत प्रणाली को शिक्षा का नाम दे रखा है। और इन बिना अर्थों के बातों को पढ़ने की आखिर क्या फायदा? अब जो बड़े भाई साहब हैं गणित के बारे में बता रहे हैं, इस रेखा पर लंब गिरा दो तो आधार लंब दुगना हो जाएगा। ये गणित के सूत्रों से संभव है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? कोई अभी तो बताओ। दुगना न होकर चौगुना हो जाए या आधा ही रह जाए तो बड़े भाई साहब कहते हैं कि इससे उन्हें क्या। लेकिन अगर परीक्षा में पास होना है तो जो किताबों में लिखा है वैसे ही लिखना पड़ेगा, और ये व्यर्थ की बातें याद करनी पड़ेगी जिसका कोई काम नहीं है। यहाँ पे भाई साहब समय के दुरुपयोग की बात कर रहे हैं। परीक्षा में कहा जाता है कि समय की पाबंदी पर लेख लिखो जो 4 पन्नों से कम नहीं। अब अपनी कॉपी सामने रखकर अपनी कलम हाथ में लेकर सोच समझकर पागल होते रहो। समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है, ये कौन नहीं जानता। समय की कदर करने से आदमी के जीवन अच्छे से चलता है। दूसरे शब्दों में प्यार करते हैं और उसका काम भी कभी खराब नहीं होता, वे हमेशा आगे बढ़ते जाता है। लेकिन इतनी सी बात लिखने के लिए 4 पन्ने कैसे लिख सकते हैं? जो बात आप एक वाक्य में कर सकते हैं उसके लिए 4 पन्ने लिखने की क्या जरूरत? बड़े भाई साहब तो इसे बेवकूफ़ी मानते हैं। यह तो समय की बचत नहीं बल्कि उसका अनुचित उपयोग है। व्यर्थ में ही आप किसी बात को ठूस ठूस कर लिखो जिसकी जरूरत ही नहीं है। भाई साहब चाहते हैं कि आदमी जो कुछ भी कहना चाहता हो फटाफट कह दे और अपने काम से काम रखे। लेकिन नहीं, चाहे जो हो जाए आपको 4 पन्ने ही लिखने पड़ेंगे। आप अपनी मर्जी से लिखो और पन्ने भी पूरे बड़े आकार के। इसको आप छात्रों पर अत्याचार नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? अर्थहीन बात तो है ही।
हो ही जाती है। कहा जाता है संक्षेप में लिखो। अब आप ही कहो, एक निबंध लिखना है, वो भी संक्षेप में, फिर भी 4 पन्नों का होना चाहिए। समझे, संक्षेप में 4 पन्ने लिखने को कहा जाता है, नहीं तो शायद 100-200 पन्ने लिखवाते हैं। यहाँ भाई साहब छोटे भाई को अपनी बात मानने के लिए कह रहे हैं। भाई साहब का मानना था कि यह शिक्षा प्रणाली बच्चों को तेज दौड़ने को भी कहती है और धीरे भी। अब ऐसी अजीब बात कैसे हो सकती है? छोटा बच्चा भी ये बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों यानी टीचरों को इतनी भी सही गलत की पहचान नहीं है, और ऊपर से दावा करते हैं कि वो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं। भाई साहब छोटे भाई से कहते हैं कि वह उनकी कक्षा में आएगा तब इन कठिनाइयों को उसे पता चलेगा, इन सारी बातों का पता चलेगा। लेखक अपनी कक्षा में प्रथम आ गया तो इतना घमंड हो गया। लेखक यानी छोटा भाई के बारे में बता रहे हैं। इसलिए बड़े भाई साहब कहते हैं कि उनका कहना माने, वे बहुत बार फेल हुए हैं, लेकिन लेखक से बड़े हैं और संसार का लेखक से ज्यादा अनुभव है। बड़े भाई साहब कहते हैं कि वो जो कुछ समझा रहे हैं उन्हें समझ जाना चाहिए, नहीं तो वो पछताएंगे। यहाँ पे भाई साहब की डांट के बाद छोटे भाई की जो प्रतिक्रिया दिखाई गई है, स्कूल जाने का समय हो रहा था, पता नहीं भाई साहब को ये समझाना कब खत्म होगा। आज लेखक को भोजन में कोई स्वाद नहीं लग रहा था। लेखक सोच रहा था कि अगर पास होने में इतनी बेइज्जती हो रही है, तो अगर वो फेल हो गया होता तो पता नहीं भाई साहब क्या करते, शायद उसके प्राण ही ले लेते। भाई साहब ने अपनी कक्षा की पढ़ाई का तो खतरनाक रूप दिखाया। उसको जानकर लेखक डर सा गया। हैरानी इस बात की है कि लेखक यह सब जानकर घर नहीं भागा, लेकिन इतनी बेइज्जती होने के बाद पुस्तकों के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं हुई। खेल कूद का जब भी अवसर मिलता वह हाथ से खाली नहीं जाने देते। पढ़ता भी थे, लेकिन बहुत कम, बस इतना पढ़ते कि कक्षा में बेइज्जती यानी क्लास में बेइज्जती ना हो। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह बिना पढ़े पास हो सकता है, वो कहीं गायब हो गया और फिर से भाई साहब से छुप छुप कर जीने लगा। फिर वार्षिक परीक्षा हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की, पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राण तक परिश्रम किया, का एक एक शब्द चाट गए। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 बजे तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो रो पड़े। मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले।